एवरीवन, हम पढ़ रहे थे यूपी पंचायती राज एक्ट 1947। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है बस मैं वही करवाऊंगी। तो उसी कड़ी में जो अगला सेक्शन इम्पॉर्टेंट है वो है सेक्शन 5A, डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप। जो मेंबरशिप के लिए जो डिसक्वालिफिकेशन है, एक पर्सन कब डिसक्वालीफाई हो जाएगा मेंबर बनने के लिए, मतलब चाहे वो एक प्रधान बनने के और एक ग्राम पंचायत का मेंबर बनने के लिए क्या क्या डिसक्वालिफिकेशन है, उसको आज हम देखेंगे सेक्शन 5A में। ठीक, तो अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग चूजन एज एंड फॉर बीइंग द प्रधान और अ मेंबर ऑफ अ ग्राम पंचायत। एक पर्सन डिस्क्वालीफाई हो जाएगा प्रधान बनने से और ग्राम पंचायत का सदस्य बनने से अगर वो है, इफ ही क्या है, is so disqualified by or under any law for the time being in force for the purpose of election to the state legislature। मतलब वो जो है कि क्या हो रहा है, डिस्क्वालीफाई हो जा रहा है किसी लॉ के तहत इलेक्शन के लिए स्टेट लेजिस्लेचर के, मतलब स्टेट मतलब जिस किसी भी गांव में वो प्रधान या मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत है वो किसी स्टेट का पार्ट है। मतलब यूपी का लॉ हम पढ़ रहे हैं, तो यूपी स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन लड़ने के लिए अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जा रहा है तो वो जो है कि एक ग्राम प्रधान बनने के लिए भी और एक ग्राम पंचायत का मेंबर बनने के लिए भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर वो स्टेट लेजिस्लेचर का जो मतलब जैसे कि चुनाव होते हैं उसमें अगर डिस्क्वालीफाई हो जा रहा है तो वो इसके लिए भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। प्रोविजो हमें बताता है नो पर्सन शैल बी डिस्क्वालीफाइड ऑन द ग्राउंड दैट ही इज लेस देन 25 ईयर्स एज इफ ही हैज़ अटेन्ड द एज ऑफ 21 ईयर्स। तो जैसे कि हम जानते हैं कि उसके लिए स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन लड़ने के लिए 25 ईयर्स चाहिए होते हैं, तो यहाँ पे क्या है 21 ईयर्स है। अगर वो स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन लड़ने के लिए इसलिए डिस्क्वालीफाई हो जा रहा है क्योंकि उसकी एज क्या है, उसकी एज 25 ईयर्स नहीं है। ठीक, लेकिन अगर उसकी एज 21 ईयर्स है तो वो स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन लड़ सकता है। मतलब आप लोग को समझ में आया, 21 साल के ऊपर का अगर इंसान है तो वो स्टेट लेजिस्लेचर का चुनाव नहीं लड़ सकता, 21 से 25 के बीच में है तो, लेकिन वो ग्राम पंचायत और ग्राम प्रधान जो भी हैं उनके लिए वो इलेक्शन लड़ सकता है। ठीक, तो अब हम अगला देखते हैं, इज अ सैलराइज्ड सर्वेंट ऑफ ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत। अगर वो क्या है, वो इंसान ग्राम पंचायत या न्याय पंचायत का एक सैलराइज सर्वेंट है तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो जा रहा है मेंबरशिप के लिए और प्रधान बनने के लिए। ठीक, और सी हमें बताता है होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट और अ लोकल अथॉरिटी अदर देन अ ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत और अ बोर्ड बॉडी और कॉर्पोरेशन ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या है, वो किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को वो क्या कर रहा है, वो कोई ऑफिस, मतलब वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है या फिर किसी लोकल अथॉरिटी के अंडर है, लेकिन वो लोकल अथॉरिटी क्या है, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, बोर्ड, बॉडी, कॉर्पोरेशन ओन या कंट्रोल बाय स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नहीं होनी चाहिए। मतलब वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को इंजॉय कर रहा है जो कि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी की है, अदर देन अ ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, बोर्ड, बॉडी और कॉर्पोरेशन ओन और कंट्रोल बाय, मतलब ये जो ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, बॉडी, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, इनके द्वारा वो लोकल अथॉरिटी गवर्न नहीं होनी चाहिए। ऐसी किसी लोकल अथॉरिटी का ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो इंजॉय कर रहा है। ठीक, हैज बीन डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी और न्याय पंचायत फॉर मिसकंडक्ट। वो मिसकंडक्ट के लिए अपनी सर्विस से, अपनी ड्यूटी से डिसमिस किया जा चुका है, निकाला जा चुका है। किसकी सर्विस थी वो, स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस थी, किसी लोकल अथॉरिटी या न्याय पंचायत की सर्विस से मिसकंडक्ट के लिए उसे उसकी सर्विस से डिसमिस किया जा चुका है। ठीक, क्लॉज ई हमें बताता है इज इन एरियर्स ऑफ एनी टैक्स। उसके लिए क्या है, कोई एरियर्स ऑफ टैक्स, मतलब टैक्स उसने पे नहीं किया है, फी, रेट और एनी अदर ड्यूज पेबल बाय हिम टू द ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत फॉर सच पीरियड एज मे बी स्पेसिफाइड। उसको कोई टैक्स पे करना था, फी या कोई रेंट या कोई और ड्यू जो कि बाकी था उसे पे करना था ग्राम पंचायत को, क्षेत्र पंचायत को, जिला पंचायत को। ठीक, लेकिन वो उसे पे नहीं कर पाया, फेल हो जा रहा है। ठीक, और हैज इन स्पाइट ऑफ बीइंग रिक्वायर्ड टू डू सो बाय ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत फेल टू डिलीवर इट
to it any record or property belonging to it which had come into his possession by virtue of his holding any office under it. और मतलब सबसे पहले तो वो रेंट नहीं पे कर पा रहा है, और दूसरी चीज़ जो है वो जो है कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत को किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई रिकॉर्ड था जो कि उसे जमा करवाना था, उसकी वो जो ऑफिस वो होल्ड कर रहा था उसकी वर्चू से उसके पास कोई प्रॉपर्टी का पोजीशन था, ठीक, और उसकी जानकारी, उसका रिकॉर्ड उसे इन अथॉरिटीज़ को जो ग्राम पंचायत था उसके पास देना था। सपोज करिए वो कोई ऑफिस हिल्ड कर रहा है, उसकी वजह से उस ऑफिस हिल्ड करने की वजह से उसके पास कोई प्रॉपर्टी है, ठीक, और उसका रिकॉर्ड उसे जमा करवाना है ग्राम पंचायत के पास, और वो रिकॉर्ड वो जमा करवाने से फेल हो जा रहा है, ठीक। सबसे पहले तो वो रेंट और टैक्स वगैरह जो भी उसका बाकी है, कोई टैक्स है और उसको वो फेल हो जा रहा है, नहीं पे कर पा रहा है, और वो जो प्रॉपर्टी उसके पास है उसका रिकॉर्ड वो ग्राम पंचायत और अथॉरिटीज़ के पास जो है कि नहीं दे पा रहा है, जबकि ये रिक्वायर करेंगे, वो कह रहे हैं कि आप ये रिकॉर्ड हमें जमा करवाइए, पर वो फेल हो जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में वो डिस्क्वालीफाई हो जा रहा है एज अ मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत और एज अ प्रधान, ठीक। और फिर क्लॉज एफ हमें बताता है वो क्या है, एक अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, मतलब वो दिवालिया घोषित किया जा चुका है, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, ठीक। और जी है, हैज़ बीन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल टॉर्पिट्यूड। जब भी हम पढ़ते हैं कोई भी एक्ट तो उसमें मोरल टॉर्पिट्यूड एक ग्राउंड होता है कि अगर कोई व्यक्ति कोई ऑफेंस ऐसा कमिट करता है जो कि मोरल टॉर्पिट्यूड से रिलेटेड होता है तो उससे उस सर्विस से डिस्क्वालीफाई किया जाता है, और यहाँ पे ग्राम पंचायत का मेंबर अगर वो है तो उसे डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, और अगर वो प्रधान है तो प्रधान बनने से भी डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, ठीक। has been sentenced to imprisonment for a term exceeding 3 months for contravention for any order made under the Essential Commodities Act 1955। इन्होंने एक एक्ट को रिफर किया है, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, उसमें उसने उस एक्ट के किसी प्रोविज़न को कंट्रावीन किया जिसके तहत उसे 3 महीने की इम्प्रिजनमेंट हुई, देन ही विल ऑल्सो बी डिस्क्वालीफाइड, उसे डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा अगर वो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के जो भी ऑर्डर्स हैं उनको कंट्रावीन कर रहा है, 3 मंथ्स की इम्प्रिजनमेंट उसे हो चुकी है तो, ठीक। हैज़ बीन सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 6 months और टू ट्रांसपोर्टेशन फॉर कंट्रावेंशन ऑफ एनी ऑर्डर मेड अंडर द एसेंशियल सप्लाई टेम्पररी पावर्स एक्ट 1946 और द यूपी कंट्रोल ऑफ सप्लाई टेम्पररी पावर एक्ट 1947। जो एसेंशियल सप्लाईज टेम्पररी पावर्स एक्ट 1946 है और यूपी कंट्रोल ऑफ सप्लाईज टेम्पररी पावर एक्ट 1947 है, उसके तहत जो ये पर्सन था उसको 6 months की इम्प्रिजनमेंट हुई है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन का जो ऑर्डर है वो पास किया गया उसके खिलाफ, क्योंकि उसने इन जो 2 एक्ट थे उनको कंट्रावीन किया था, तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक। जे हमें बताता है क्या बताता है जे, हैज़ बीन सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 3 months अंडर द यूपी एक्साइज एक्ट 1910। यूपी एक्साइज एक्ट 1910 के तहत उसे 3 महीने की सज़ा हो चुकी है, और तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। हैज़ बीन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस अंडर द नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज एक्ट 1985। वो जो है कि कन्विक्ट हो चुका है, अब 2 सिद्धि उसके खिलाफ हो चुकी है ऐसे किसी अपराध के लिए जो कि नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के तहत आता है, ठीक। और हैज़ बीन कन्विक्टेड ऑफ एन इलेक्शन ऑफेंस, किसी इलेक्शन ऑफेंस के तहत उसको कन्विक्ट किया जा चुका है। इलेक्शन ऑफेंस मतलब इलेक्शन से रिलेटेड कोई ऑफेंस था, जैसे कि आईपीसी में 171 के बाद से क्लॉजेज ABCD करके ऐड किए गए हैं, वहाँ पे इलेक्शन पनिशमेंट, इलेक्शन से अगर कोई ऑफेंस कमिट होता है तो वहाँ पे पनिशमेंट दी हुई है, तो इलेक्शन ऑफेंस से रिलेटेड वो कोई ऑफेंस कमिट किया है उसने और कन्विक्ट भी हुआ है। यहाँ पे हर जगह कन्विक्ट वर्ड आ रहा है, मतलब वो कन्विक्शन 2 सिद्धि हुई है, उसे ट्रायल नहीं चल रहा है, कन्विक्ट हो चुका है वो, ठीक, प्रूफ है कि हाँ उसने ऑफेंस किया ही है। एम है, हैज़ बीन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस अंडर द यूपी रिमूवल ऑफ सोशल डिसेबिलिटीज एक्ट 1947 और प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। उसने यूपी रिमूवल ऑफ सोशल डिसेबिलिटीज एक्ट 1947 या प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 के तहत कोई ऑफेंस किया है और वो कन्विक्ट हो चुका है उसके लिए, ठीक। एन बताता है, हैज़ बीन रिमूव फ्रॉम ऑफिस अंडर सब क्लॉज 3 और 4 ऑफ क्लॉज G ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 95 अनलेस सच पीरियड एज, वो क्या है, अपने ऑफिस से रिमूव किया जा चुका है, किस क्लॉज के अंदर, क्लॉज 3, 4, क्लॉज G, क्लॉज 3, 4 सब क्लॉज 3 और 4 ऑफ क्लॉज G ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 95
unless such period as has been provided in that behalf in the said section or such lesser period as the state government may have been ordered in any particular case has elapsed। मतलब वो क्या है कि किसी अपने ऑफिस से रिमूव किया जा चुका है इन क्लॉजेस के तहत, ऐसे पीरियड के लिए सेक्शन 95 के इन क्लॉजेस के तहत वो अपने ऑफिस से रिमूव किया गया है, और ऐसे पीरियड के लिए जैसा कि इस क्लॉज में सेक्शन 95 के इन क्लॉजेस में बताया गया था, उस क्लॉज के लिए अपने ऑफिस से रिमूव किया जा चुका है, और या तो स्टेट गवर्नमेंट ने कोई पीरियड बताया है कि इस पीरियड के लिए आप रिमूव करिए, तो उस पीरियड के लिए वो अपने ऑफिस से रिमूव किया जा चुका है, और जो ऑर्डर किसी पर्टिकुलर केस में बताया गया था वो elapsed, वो टाइम जो था जिसके लिए उसको रिमूव किया गया था वो टाइम अब elapsed हो चुका है, तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक, तो ये सब ग्राउंड्स थे कि फिर हम प्रोविज़ो देख लेते हैं। प्रोविज़ो हमें बताता है कि द पीरियड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑन अंडर क्लॉज D, F, G, H, I, J, K, L, M शैल बी 5 years फ्रॉम सच डेट एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। जो D, F, G, H, I, J, K, L, M में जो क्लॉजेज में डिस्क्वालिफिकेशन किया जा रहा था, तो वो डिस्क्वालिफिकेशन 5 years के लिए होगा। ठीक, और प्रोवाइडेड फर्दर दैट द डिस्क्वालिफिकेशन अंडर क्लॉज ई शैल सीज ऑन अपॉन द पेमेंट्स ऑफ एरियर्स और डिलीवरी ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द प्रॉपर्टी एज द केस में बी। क्लॉज ई में हमने देखा था कि वो पेमेंट जो टैक्स था उसको पे नहीं कर पा रहा था, या फिर जो रिकॉर्ड ऑफ प्रॉपर्टी था उसको सबमिट नहीं करवा पा रहा था, तो अगर वो पेमेंट जो एरियर्स में था उसको पे कर देता है या फिर प्रॉपर्टी के जो रिकॉर्ड्स हैं उनको डिलीवर कर देता है, तो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन को रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक, और प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट अ डिस्क्वालिफिकेशन अंडर एनी ऑफ द क्लॉजेज रेफर्ड टू इन द फर्स्ट प्रोविजो मे इन द मैनर प्रेस्क्राइब बी रिमूव फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है 5 साल की, ये डिस्क्वालिफिकेशन अगर स्टेट गवर्नमेंट को सही लगती है तो स्टेट गवर्नमेंट इसको रिमूव कर सकती है। ये क्लॉज, ये प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट जो है वो हमें ये बताता है कि ये डिस्क्वालिफिकेशन स्टेट गवर्नमेंट के डिस्क्रिप्शन पे है, अगर वो उसे ठीक लगता है, स्टेट गवर्नमेंट को ठीक लगता है, तो वो उसे रिमूव कर सकती है। ठीक, तो इस तरीके से ये जो सेक्शन 5 पे था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें हमने देखा कि कैसे एक पर्सन को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा एक ग्राम पंचायत का मेंबर बनने या प्रधान बनने से। तो इसमें ये सारे क्लॉजेस थे जिसमें हमने ग्राउंड्स देखे, और उसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है सेसेशन ऑफ मेंबरशिप, सेक्शन 6। ठीक, तो इसके बारे में हम देखेंगे। A member of a gram panchayat shall cease to be such member if the entry relating to that member is deleted from the electoral roll from a territorial constituency of gram panchayat। जो ग्राम पंचायत की जो टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी थी उसमें जो इलेक्टोरल रोल में जैसे वो लिस्ट में उसका नाम डिलीट हो जाता है कि वो एज अ मेंबर था उस पंचायत में, तो वो सीज कर जाएगा, मतलब तब वो मेंबर नहीं रहेगा एज अ मेंबर, ग्राम पंचायत का मेंबर। उसका जो एंट्री थी उस मेंबर की उससे रिलेटेड वो जो इलेक्टोरल रोल उस टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी का था उस ग्राम पंचायत का, उससे उसका नाम अगर डिलीट हो जाता है तो उसकी मेंबरशिप भी सीज कर जाएगी, रुक जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ठीक, सबसेक्शन 2 में बताता है व्हेन एनी पर्सन सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत अंडर सबसेक्शन 1 ही शैल आल्सो सीज टू होल्ड एनी ऑफिस टू विच ही मे हैव बीन इलेक्टेड, नॉमिनेटेड और अपॉइंटेड बाय रीजन ऑफ हिज बीइंग मेंबर देयर ऑफ। मतलब कोई व्यक्ति था वो ग्राम पंचायत का मेंबर था, ठीक, ग्राम पंचायत का मेंबर था जिसकी वजह से बाय वर्चू वो ग्राम पंचायत का मेंबर है, तो उसे किसी और कमेटी का या फिर कोई किसी और चीज़ के लिए कोई और ऑफिस, ग्राम पंचायत का मेंबर होने के नाते उसे कोई और ऑफिस अगर दे दिया जाता है, ठीक, तो वो जब ग्राम पंचायत का मेंबरशिप उसकी ख़त्म हो जाएगी तो वो जो ऑफिस था जो कि वो हिल्ड कर रहा था एज अ मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत वो भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उसकी जो मेंबरशिप थी ग्राम पंचायत की वो सबसेक्शन 1 में डिलीट हो गई, क्योंकि उसका नाम डिलीट हो गया उस इलेक्टोरल रोल से, उस टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी के कि वो मेंबर है। ये चीज़ उसका नाम उस टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी के जो भी इलेक्टोरल रोल था उसमें उसका मेंबरशिप उसकी डिलीट हो गई, तो वो मेंबर था ग्राम पंचायत का, उसकी वजह से जस्ट बिकॉज कि वो एक मेंबर है ग्राम पंचायत का, उसकी वजह से सपोज करिए उसे कोई ऑफिस मिला हुआ था कि आपको ये काम करना है, तो अगर आपकी मेंबरशिप गई तो आपका वो ऑफिस भी गया, फिर कोई मतलब नहीं बनता कि आप उस ऑफिस को होल्ड करें। तो ये था सेक्शन 6। अब हम अगला इंपॉर्टेंट सेक्शन जो देखेंगे वो है सेक्शन 11, जो कि हमें मीटिंग्स की बात करता है, मीटिंग्स के बारे में बताता है। तो हम देखते हैं सेक्शन 11। सेक्शन 11 जो है मीटिंग्स एंड फंक्शंस ऑफ द ग्राम सभा, ग्राम सभा की मीटिंग्स और फंक्शंस कैसे होंगे इसके बारे में हम इस सेक्शन में देखेंगे। ठीक,
इसका सबसेक्शन 1 हमें बताता है एवरी ग्राम सभा शैल होल्ड 2 जनरल मीटिंग इन ईच ईयर। जो ग्राम सभा है वो हर साल में 2 जनरल मीटिंग को होल्ड करेगी। वन सून आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑफ द खरीफ क्रॉप, एक कब करेगी, खरीफ क्रॉप की हार्वेस्टिंग के बाद, ठीक। हेयर इन कॉल्ड द खरीफ मीटिंग, जिसे कि हम क्या कहेंगे, खरीफ मीटिंग। खरीफ क्रॉप की हार्वेस्टिंग, कटाई के बाद, हार्वेस्ट करने के बाद खरीफ क्रॉप को जो मीटिंग होगी उसे हम कहेंगे खरीफ मीटिंग, ठीक। और दूसरी जो है एंड अदर सून आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑफ द रबी क्रॉप, और जो दूसरी है वो कब होगी, दूसरी होगी रबी क्रॉप की हार्वेस्टिंग के बाद, ठीक। और जिसे हम रबी मीटिंग कहेंगे, ठीक। वे शैल बी प्रेजाइडेड ओवर बाय द प्रधान ऑफ द कंसर्न ग्राम पंचायत। और इस मीटिंग्स को प्रेजाइड कौन करेगा, मतलब इसमें जो पीठासीन अधिकारी जिसे बोलते हैं वो कौन होगा, प्रधान जी होंगे, गांव के प्रधान जी। उस ग्राम पंचायत के प्रधान जी जो होंगे वो इस मीटिंग के प्रेसिडिंग ऑफिसर होंगे। तो ग्राम सभा की 2 मीटिंग होगी, एक खरीफ सीजन में, एक रबी सीजन में, और उसको प्रेसिडिंग ऑफिसर कौन होगा, उसका प्रेसिडिंग ऑफिसर प्रधान जी होंगे, ठीक। प्रोविजो देखते हैं। प्रोविजो, प्रधान एट एनी टाइम में, प्रधान जी जो हैं वो किसी भी समय क्या कर सकते हैं, अपॉन अ रिक्विजिशन इन राइटिंग बाय द प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी, प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी के रिक्वेस्ट पे राइटिंग में, जो कि लिखित रिक्विजिशन, लिखित रिक्वेस्ट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं अभी आ नहीं रहा है मुझे, निवेदन, लिखित निवेदन पे, जो प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटीज के लिखित निवेदन पे, बाय नॉट लेस देन 1/5 ऑफ द मेंबर, जो कि प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी के कितने मेंबर होंगे, 1/5 मेंबर, ठीक। शैल विद इन 30 days फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ सच रिक्विजिशन कॉल एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ठीक। द टाइम एंड प्लेस ऑफ ऑल द मीटिंग्स ऑफ द ग्राम सभा शैल बी पब्लिश्ड इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर। मतलब प्रधान जी जो हैं वो क्या करेंगे, प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी अगर उन्हें लिखित रूप से निवेदन करती है तो वो जो है कि क्या होगा, ये जो ग्राम सभा है इसके 1/5 मेंबर मिलके क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल, इस मीटिंग का जो निवेदन मिलेगा, प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटीज़ ने क्या किया, प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटीज़ ने प्रधान जी को लिखित में निवेदन किया, तो जो 1/5 मेंबर्स थे उस ग्राम सभा के, वो क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को बुलाएंगे। और वो जो है कि जनरल मीटिंग कितने दिनों के भीतर, इन्होंने जब रिक्वेस्ट किया रिटर्न में उसके 30 दिनों के भीतर इनको वो मीटिंग कॉल करनी पड़ेगी, बुलानी पड़ेगी। और इस मीटिंग का जो टाइम एंड प्लेस, किस समय पे होगा, किस जगह पे होगा, इसके बारे में पब्लिकेशन ऐसे किया जाएगा जैसे कि प्रेस्क्राइब हो, मतलब जैसे भी उन्हें कन्वीनियंट लगे, सुविधा जैसे उनकी हो उस हिसाब से वो इसको करेंगे। तो जो ये हमने सबसेक्शन 1 देखा था, इसमें हमें जनरल रूल मिला था कि मीटिंग जो है ग्राम सभा की वो 2 बार होगी, एक खरीफ में, एक रबी में, जिसे खरीफ मीटिंग कहेंगे और रबी मीटिंग कहेंगे। लेकिन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में प्रोवाइडेड दैट, हमने पढ़ा कि प्रधान जी को जो प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटीज़ हैं वो रिटर्न रिक्वेस्ट करेंगी, तो वो क्या करेंगे, 1/5 ऑफ द मेंबर जो भी ग्राम पंचायत के हैं वो 30 दिन के अंदर, जो नोटिस उन्हें, रिक्वेस्ट उन्हें मिला उसके 30 दिनों के भीतर वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को कॉल करेंगे, और उसका जो टाइम एंड प्लेस है वो ऐसे मैनर में सबको पब्लिश किया जाएगा जैसे कि प्रेस्क्राइब्ड हो, ठीक। प्रोवाइडेड फर्दर दैट देखते हैं, वेयर द प्रधान फेल्स टू कॉल अ मीटिंग एज अफोरसेड द प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी may do so within a period to be prescribed। अगर प्रधान जी, ये जो प्रोसेस था कि जब कभी जरूरत लगी तो प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी ने प्रधान जी को लिखा कि आप एक रिक्वेस्ट किया कि आप एक मीटिंग कॉल करिए, लेकिन प्रधान जी इसके बावजूद फेल हो जाते हैं, ही इज फेल टू कॉल दैट मीटिंग, वो उस मीटिंग को बनाने में, बुलाने में फेल हो जाते हैं, नहीं कंडक्ट करवा पाते हैं, तो क्या होगा, तो जो प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटीज़ हैं वो कहेंगे ठीक है हम खुद इसको कॉल कर लेते हैं। तो वो ऐसे मैनर में जैसे कि प्रेस्क्राइब किया गया हो, वो खुद वो अपने आप से ही उस मीटिंग को करवाने की कोशिश करेंगे और करवाएंगी, ठीक। तो इस तरीके से ये सबसेक्शन 1 हमने देखा। अब हम सबसेक्शन 2 देखते हैं, जो कि बताता है फॉर एनी फर्दर मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा 1/5 ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स शैल फॉर्म द कोरम for any meeting of the gram sabha, provided that no quorum shall be necessary for a meeting adjourned for want of कोरम, ठीक। जो कोरम होगा, जो जितने मिनिमम नंबर रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए, वो क्या होगा, 1/5 होगा। जितनी भी उस ग्राम सभा में मेंबर्स की संख्या है उनकी संख्या का 1/5 जो है वो उसका कोरम होगा, ठीक। और अगर कोई भी मीटिंग इसलिए एडजॉर्न हो जा रही है कि उसमें कोरम नहीं है, तो उसमें कोरम का उसके लिए कोरम जरूरी नहीं होगा। जब मीटिंग एडजॉर्न हो जा रही है, इसी ग्राउंड पे रुक जा रही है कि कोरम नहीं है, तो फिर उसमें कोरम जरूरी नहीं होगा, ठीक। सबसेक्शन 3 हम देखते हैं,
द ग्राम सभा शैल कंसीडर द फॉलोइंग मैटर्स एंड मे मेक रिकमेंडेशन एंड सजेशन टू द ग्राम पंचायत। ग्राम सभा क्या करेगी, जो है कि इस जो भी नीचे लिखित मैटर हैं उनको क्या करेगी, उनको कंसीडर करेगी और उनके बारे में रिकमेंडेशन और सजेशन क्या करेगी, ग्राम पंचायत को भेजेगी। ठीक, तो कौन कौन से मैटर हैं जिनको कंसीडर करेगी और जिनका रिकमेंडेशन और सजेशन भेजेगी, सुझाव जिसके बारे में ग्राम पंचायत को भेजेगी, हम आगे देखते हैं। क्लॉज ए बताता है the annual statement of account of the gram panchayat and the report of the administration of the preceding final year and the last audit note and replies if any made thereto। जो एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है ग्राम पंचायत का, उसको जो भी रिपोर्ट है एडमिनिस्ट्रेशन की, वो प्रीसीडिंग फाइनल जो बीता हुआ वित्तीय वर्ष है उसके जो प्रशासन में जो भी रिपोर्ट होगी उसको कंसीडर करेगी, और जो एनुअल स्टेटमेंट वार्षिक जो खाताओं का विवरण था उनको देखेगी ग्राम पंचायत के, और जो लास्ट ऑडिट किया गया था उसको देखेगी। बेसिकली सारे फाइनेंशियल चीज़ें जो भी ग्राम पंचायत की थी उनको कंसीडर करेगी और उनके बारे में रिकमेंडेशन करेगी। ठीक, तो अब हम अगला देखते हैं बी, क्लॉज बी। क्लॉज बी बताता है द एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ द ग्राम पंचायत रिलेटिंग टू द प्रीसीडिंग ईयर। एनुअल स्टेटमेंट ऑफ द अकाउंट, जो एनुअल लास्ट में हमने देखा था क्लॉज ए में, जो एनुअल स्टेटमेंट है, वार्षिक स्टेटमेंट है अकाउंट्स का, वो देखेगी। और डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रपोज टू बी अंडरटेकिंग ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर। जो भी डेवलपमेंट प्रोग्राम इस वित्तीय वर्ष में होने हैं उनके बारे में जो है देखेगी, उनके बारे में कंसीडर करेगी कौन कौन से डेवलपमेंट प्रोग्राम होने, पिछले साल का क्या एनुअल स्टेटमेंट था और इस साल में कौन कौन से डेवलपमेंट प्रोग्राम होने हैं वो देखेगी। ठीक, और उसके बाद फिर सी है द प्रमोशन ऑफ द यूनिटी एंड हार्मोनी एमंग ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इन द विलेज। जो यूनिटी, एकता और भाईचारे की भावना है, सामंजस्य की भावना है, वो समाज के हर वर्ग में मतलब विलेज के, गांव के समाज के हर वर्ग में यूनिटी और हार्मोनी जो है कि प्रमोट करेगी, उसको बढ़ाएगी, कोशिश करेगी कि सब में एकता और भाईचारा रहे। और प्रोग्राम्स ऑफ एडल्ट एजुकेशन विद इन द विलेज, एडल्ट एजुकेशन के बारे में प्रोग्राम चलाएगी। सच अदर्स मैटर्स एज मे बी प्रेस्क्राइब, और जो भी मैटर प्रेस्क्राइब किए जाएंगे उसका भी वो कंसिडरेशन करेगी। तो इस तरीके से हमने देखा कि ग्राम सभा कौन कौन से मैटर्स को कंसीडर करेगी और उनके बारे में रिकमेंडेशन करेगी ग्राम पंचायत को। ठीक, अब हम सबसेक्शन 4 देखते हैं। सबसेक्शन 4 है द ग्राम पंचायत शैल गिव द ड्यू रिकमेंडेशन टू द रिकमेंडेशन एंड सजेशन ऑफ द ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत क्या करेगी, ये सेक्शन हमें बताता है कि अभी हमने ऊपर देखा कि ग्राम सभा है, ग्राम सभा ने क्या किया, कुछ मैटर्स को कंसीडर किया, उनके बारे में रिकमेंडेशन किया, किसे, ग्राम पंचायत को। तो ग्राम पंचायत क्या करेगी, इनको कंसीडरेशन, जैसे उन्होंने ग्राम सभा ने कंसीडरेशन की थी, मतलब विचार विमर्श करना, तो जो ग्राम पंचायत जो भी रिपोर्ट, रिकमेंडेशन या सजेशन जो भी आई है ग्राम सभा की तरफ से, उनको कंसीडरेशन, विचार विमर्श उस पर करेगी। ठीक, तो सबसेक्शन 3 में ग्राम सभा ने रिकमेंडेशन की कुछ मैटर्स की, सबसेक्शन 4 में ग्राम पंचायत उसको कंसीडर करेगी, उसके ऊपर विचार विमर्श करेगी। ठीक, सबसेक्शन 5 हम देखते हैं ग्राम सभा क्या क्या करेगी और फॉलोइंग फंक्शंस, निम्नलिखित कामों को ग्राम सभा करेगी। क्या है, मोबिलाइजिंग वॉलंटरली लेबर एंड कंट्रीब्यूशन फॉर द कम्युनिटी वेलफेयर प्रोग्राम। जो स्वैच्छिक श्रम होता है, स्वैच्छिक श्रमिक होते हैं या फिर स्वैच्छिक श्रम जो भी होता है, वॉलंटरली जो फ्रीली करते हैं खुद से, उनको दिशा निर्देश देगी, उनको मोबिलाइज करेगी कि आप यहाँ काम करो, वहाँ काम करो, उन्हें डायरेक्शंस एक तरीके से देगी, और कंट्रीब्यूशन करेगी कम्युनिटी वेलफेयर प्रोग्राम में। सामाजिक कल्याणकारी जो भी कार्यक्रम हैं उनमें कंट्रीब्यूशन, उनमें उनका योगदान दिलवाएगी। जो भी वॉलंटरली लेबर्स हैं उनसे कहेगी कि आप कम्युनिटी वेलफेयर प्रोग्राम वगैरह में भी काम करिए। ठीक, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरीज फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट स्कीम पर्टेनिंग टू द विलेज। जो डेवलपमेंट स्कीम, जो विकास कार्य गांव में चल रहे हैं, उनके इम्प्लीमेंटेशन, उनके जो है इम्प्लीमेंटेशन के लिए बेनिफिशियरीज़ को आइडेंटिफाई करेगी, कौन कौन उसके बेनिफिशियरीज़ हैं उनकी पहचान करेगी, और बेसिकली ये डेवलपमेंट स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए करेगी, अपना सारा काम करेगी। और रेंडरिंग असिस्टेंस इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट स्कीम परटेनिंग टू द विलेज। जो इम्प्लीमेंटेशन, डेवलपमेंट स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन है, कल्याणकारी योजनाओं का जो क्रियान्वयन है गांव में, उसे असिस्टेंस देगी, मतलब उसे अपनी सपोर्ट, अपनी सहायता प्रदान करेगी। तो इस तरीके से जो ग्राम सभा है वो ये काम करेगी। ठीक, तो ये सेक्शन हमने देख लिया, सेक्शन 5।
और जो भी अब आगे के इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।